फ्रेंड्स, आज हम लोग केमिस्ट्री का कार्बन और उसके यौगिक का क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला प्रश्न है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें कितने सहसंयोजक बंधन? आइए समझाते हैं। एथेन का देखिए, इस प्रकार की संरचना होती है, हर जगह हाइड्रोजन लगा होता है, आप लोगों को पता होगा। अब इसमें देखिए बंधन कितना, हम गिन देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो कितने सहसंयोजक बंधन हो गए? 7। उम्मीद है अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार फिर समझ लीजिए और बढ़िया से देखिए। कार्बन के यौगिक जितने भी हैं उसमें उसकी एक संरचना पाई जाती है। ये देखिए, ये देख लीजिए, 4 4 4 4 कार्बन का पूरा होना चाहिए इसकी संयोजकता। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 संयोजक बंधन है इसमें। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। आप जानते होंगे नॉन जब भी लगा रहेगा, नॉन यानी ऑन लास्ट में, तो आप समझ जाएगा ओन यानी कीटोन का है। ओन समझिएगा ऑन को, और ये किसका सही जवाब हो जाएगा? कीटोन का। जैसे अल्कोहल का ऑल लगा रहता है, एल्डिहाइड का अल लगा रहता है, ये सब से पहचान हो जाता है। क्वेश्चन है, खाना बनाते समय यदि कार्बन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है? तो आप जानते होंगे कि कोई भी चीज़, खाना जब आप बनाते हैं तो उसके लिए ईंधन की ज़रूरत हो रही है, और ये काला पड़ रहा है पतीला आपका इधर से, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, याद रखिएगा। इसलिए देखिएगा कि गैस पर जो खाना पकाते हैं तो अच्छा ईंधन होता है, ये अच्छे से इसका ईंधन होता है, यानी पूरी तरह से जल रहा होता है। इसीलिए देखिएगा कि इस पर जो बर्तन हम लोग बनाते हैं खाना, तो इस पर बहुत कम काला लगता है, लेकिन वही अगर लकड़ी पर खाना बनाते हैं तो इसमें देखिएगा बहुत ज़्यादा काला हो जाता है, क्योंकि लकड़ी जो है एक अच्छा ईंधन नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न है, CH3Cl में आबंध निर्माण का उपयोग कर सहसंयोजक आबंधन बनाने की प्रकृति को समझाइए। एकदम आराम से आंसर समझिएगा। देखिए, उपयुक्त संरचना में 3 हाइड्रोजन कार्बन परमाणु कार्बन से संयोजकता आबंधन द्वारा जुड़े हुए हैं। कार्बन और क्लोरीन के बीच भी सहसंयोजक बंधन है, परंतु क्लोरीन कार्बन की अपेक्षा अधिक ऋणात्मक है, इसलिए यह एक ध्रुवीय सहसंयोजकता बनाता है। इसको और अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, अच्छे से मैं समझा देता हूँ यहाँ पर। ये देखिए, C एक ठू हुआ, H3 वो हो गया, कहीं पर भी H3 वो आप लगा सकते हैं। ये मान लीजिए मैंने लगा लिया, और यहाँ पर Cl लगा लिया। देखिए ध्यान से, ये कार्बन है और ये इसकी संरचना हो गई। तो यहाँ पर देखिए 3 तरफ हाइड्रोजन हो गया, 1 2 3 तरफ, ये यहाँ 3 तरफ हाइड्रोजन हो गया, सहसंयोजक बंधन बना रहा है, और एक तरफ क्लोरीन सहसंयोजक बंधन बना रहा है। लेकिन जान लीजिए कि ये अधिक ऋणात्मक होता है, इसलिए ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन बनाता है। यहाँ पर ये चीज़ से भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ देख लीजिए ये अधिक ऋणात्मक होता है Cl। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप समझ लीजिए कितना आसान होता है। देखिए, एथेनोइक अम्ल, आप जानते होंगे एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH होता है, आपको ये जानकारी होगी। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए देखिए कितना आसान उपाय है। एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH, ये होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो आराम से समझिए कि कार्बन कितना लेना है, 1 ठो, और 1 ठो पर 4 गो फिट करना है, तो 3 गो इधर फिट कर दिए। फिर देखिए, चूँकि एथ है, एथ मतलब 2 गो कार्बन लेना होगा यहाँ पर फिर से। तो यहाँ पर देखिए OH ऐसे भी लगा सकते हैं, और यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ O, यही इसकी बिंदु संरचना होगी। एक लकड़ी है तो 2 बिंदु दे दीजिएगा, ऐसे 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 ऐसे, ये बिंदु हो गया। ठीक है, आराम से बना लीजिएगा, ऐसे 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 ऐसे, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। H2S है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का पूरा चित्र, आराम से समझ लीजिए। देखिए, कार्बन के पास 4 बंधन होता है, तो 2 गो कट, इसका मतलब हो गया 1 ठो बॉन्ड, यानी सिंगल बॉन्ड। फिर यहाँ पर भी सिंगल हो गया, यहाँ पे भी सिंगल, यहाँ पे भी सिंगल,
यहाँ पे देखिए 4 गो है, इसका मतलब डबल बॉन्ड है। यहाँ पर सिंगल है तो एक सिंगल ए बॉन्ड होगा, ये दोनों के बीच देखिए सिंगल ए बॉन्ड होगा। तो इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, अच्छे से देख लीजिए। और इसको क्लास में भी आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा। हम चाहते हैं कि एक बार आप देख लीजिए, हाइड्रोजन का भी देख लीजिए बिंदु संरचना। हाइड्रोजन के पास आप एकदम आसान भाषा में समझिए, सल्फर के पास कितने होंगे, 8 पूरा करना होगा, 4 होगा। हाइड्रोजन के पास कितना होगा, 1 होगा। 1 का मतलब हो गया कि एक अगला भी देगा और एक ये अपना देगा, तो इस तरीके से बंधन पूरा होता है। अगला है प्रोपेन। प्रोपेन का अच्छे से देख लीजिए, स्ट्रक्चर आपके सामने मौजूद है। फिर आगे देखिए फ्लोरीन का देख लीजिए, ये मौजूद है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन है समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। तो यौगिकों की ऐसी श्रृंखला को जिसमें कार्बन श्रृंखला में उपस्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, समजातीय श्रेणी कहलाता है। उदाहरण के लिए देखिए CH3OH है, C2H5OH है, C3H7OH है, सजातीय श्रेणी है। उत्तरोत्तर सदस्यों के बीच हमेशा CH2 का अंतर रहता है और आणविक द्रव्यमान के रूप में 14 है, यानी कार्बन का आणविक द्रव्यमान 12 यूनिट होता है और ये हाइड्रोजन का 1 यूनिट होता है। आगे देख लीजिए, समझिए बात को। आपको समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ने से यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक भी बढ़ जाता है। समजातीय श्रेणी में यौगिकों के रासायनिक गुण जो प्रकार्यात्मक समूह द्वारा निश्चित होते हैं समान रहते हैं। और अच्छे से आप समझिए, आप एकदम ध्यान से समझिएगा, इसमें मैं समझा देता हूँ खाली जगह पे। देखिए कार्बनिक यौगिक का ऐसा समूह जिसके 2 सदस्यों के बीच हमेशा CH2 का अंतर रहता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, क्रियाशील समूह कहते हैं या सजातीय श्रेणी कहते हैं, समजातीय श्रेणी कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मीथेन का CH4 होता है, एथेन का C2H6 होता है। तो अब देखिए ये दोनों के बीच कितने का अंतर है, 1 C है, यहाँ 2 C हो गया, 1 C का अंतर आ गया। H यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो H 2 का अंतर आ गया। तो कोई भी कार्बनिक यौगिक का ऐसा समूह जिसके 2 लगातार सदस्यों के बीच हमेशा CH2 का अंतर रहता है और एक ही सूत्र द्वारा, एक ही सामान्य सूत्र द्वारा जिसको दर्शाया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, सजातीय श्रेणी कहते हैं। अगला है भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म के आधार पर एथेनॉल और इथेनोइक अम्ल में आप अंतर कैसे करेंगे। बहुत आसान है अंतर, देखिए भौतिक आधार पर समझिए 2 अंतर 3 अंतर, और उसके आधार रासायनिक के आधार पर भी समझेंगे। इसकी विशिष्ट अभिलक्षणिक आबंध होती है, मतलब खास तरीके का आबंधन पाया जाता है। इसकी सिरके जैसी गंध होती है। अब इसका क्वथनांक जो होता है 351 केल्विन होता है और इसका क्वथनांक 391 केल्विन होता है। इसका गलनांक 256 केल्विन होता है, इसका गलनांक 290 केल्विन होता है। तो रासायनिक गुण में अंतर समझ लीजिए। देखिए रासायनिक गुण में क्या क्या है, पहला यह उदासीन पदार्थ है, न अम्ल न क्षार है, यह अम्लीय पदार्थ होता है। एथेनॉल Na2CO3 आप समझिएगा होंगे, सोडियम कार्बोनेट है। यह Na2CO2 से अभिक्रिया करके सोडियम के लवण और CO2 यानी गैस बनाता है। आसान सा जवाब था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है। क्या एथेनॉल जैसे दूसरे पदार्थ विलायकों में भी मिसेल का निर्माण करते हैं। ये मिसेल क्या होता है ये समझ में आ जाएगा आपको, अभी आंसर समझिए। साबुन के अणु के 2 मुख्य भाग होते हैं, यानी साबुन कोई भी होगा उसका मुख्य 2 भाग होगा, एक जल रागी और दूसरा जल विरागी। कार्बनिक श्रृंखला वाला भाग जल विरागी होता है और आयनिक भाग जिसमें सोडियम या पोटेशियम परमाणु होता है वह जल रागी होता है। यह जब पानी में जैसे ध्रुवीय विलायक में डाला जाता है तब आवेशित भाग के कारण इनका जल रागी भाग बाहर यानी जल की ओर होता है। इस प्रकार मिसेल बनते हैं। एथेनॉल एक अध्रुवीय विलायक है तो इसमें जल रागी भाग के लिए आकर्षण भी नहीं होता है, अतः एथेनॉल में साबुन घोलने पर मिसेल नहीं बनेंगे। समझ में आ गया कि देखिए यहाँ पर क्या बताया गया, साबुन का 2 पार्ट होता है, आम भाषा में समझिए। एक होता है जल रागी यानी जल के साथ मिलने वाला, और दूसरा होता है जल विरागी जो उससे अलग होने वाला होता है। अब श्रृंखला वाला भाग जो जल रागी होता है यानी जल में मिलने वाला होता है
वो आयनिक भाग जिसमें सोडियम और पोटेशियम परमाणु होते हैं, यानी सोडियम और पोटेशियम जल से अभिक्रिया कर लेता है, आपको भी पता होगा। और जलरागी भाग जो होता है ये आवेशित भाग के कारण पानी में अध्रुवीय विलायक होता है, यानी उसमें आवेशित होने के कारण इसका जलरागी भाग जो होता है वो क्या हो जाता है, जल की ओर मिल जाता है और इस प्रकार जो है मिसेल बनता है। और ये जो है अध्रुवीय होता है, इसीलिए एथेनॉल में नहीं घुलता है। कार्बन और उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोग में ईंधन के रूप में ही क्यों किया जाता है? आखिर ऐसा क्या है कि कार्बन और उसके यौगिकों का उपयोग जो है ईंधन के रूप में यानी जलावन के रूप में क्यों किया जाता है? समझिएगा अच्छे से। कार्बन और इसके यौगिकों का दहन के परिणाम स्वरूप अधिक मात्रा में ऊष्मा देते हैं, यानी जो जलता है कार्बन तो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या देता है, ऊष्मा। कार्बन और हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा अधिक होने के कारण इनका ज्वलन ताप सामान्य होता है, यानी जो ज्वलन ताप होता है ये नॉर्मल होता है, हाई हो जाएगा तो जलने का डर रहेगा, दिक्कत हो जाएगा। इसके अलावा इसका रखरखाव भी आसान होता है, दहन जो है कंट्रोल में किया जा सकता है। इसके लिए कार्बन और उसके यौगिकों का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, मतलब सेफ होता है, अच्छा होता है। यानी कार्बन और उसका यौगिक जलाएंगे ना तो जितना आपको ऊष्मा चाहिए पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा, यानी अधिक मात्रा में मिल जाता है। दूसरी बात, कार्बन और हाइड्रोजन का जो प्रतिशत मात्रा होता है वो ज़्यादा होता है, इसके कारण ज्वलन ताप क्या होता है, सामान्य होता है। इसका रख रखाव भी करना आसान होता है। जैसे आप सिलेंडर वगैरह में देखे होंगे, गैस भर दिया जाता है, आसानी से रह जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं, जब साबुन से ये लवण क्रिया करते हैं तब अघुलनशील लवण बनाते हैं, जिसे एस्कम या झाग कहते हैं। आखिर ये क्या होता है आप समझेंगे, इसका ही उत्तर है। प्रश्न हालांकि ऊपर चला गया, इसका प्रश्न जो है नहीं दिया गया, कोई बात नहीं, इसको छोड़ दिए, स्किप करिए। अगला क्वेश्चन है कि यदि आप लिटमस पत्र यानी लाल नीला से साबुन की जांच करें तो आपका परीक्षण क्या होगा? यदि हम लिटमस पत्र से साबुन की जांच करें तो पता चलता है कि यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। कारण आप समझिए गए होंगे, ये क्षारीय होता है। तो जब भी आप साबुन से लिटमस पत्र के साथ अगर कोई अभिक्रिया कराते हैं तो वो कैसा हो जाएगा, नीले को लाल नहीं बल्कि लाल को नीला कर देगा। तो इसीलिए इसकी प्रकृति क्या मानी जाएगी, क्षारीय। हाइड्रोजन क्या है, इसका उद्योग अनुप्रयोग क्या है, यानी हाइड्रोजन क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन के योग को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। यह क्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। इसको ना आप हाइड्रोजनीकरण कर लीजिएगा। ये देखिए, ये एथाइन है, आप भी जानते होंगे, C2H2 है। अब देखिए ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर रहा है तो C3H3 बना रहा है, इसको एथीन पढ़ते हैं। और हाइड्रोजनीकरण का जो उपयोग है असंतृप्त वसा यानी तेल डालडा को आप जानते होंगे, और संतृप्त वसा जिसको वनस्पति घी डालडा जिसको जानते होंगे, इसमें उपयोग में किया जाता है। जैसे खाद्य तेल हो गया, खाने वाला तेल, उसमें हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराइएगा तो ये डालडा बन जाता है, यानी वनस्पति घी बन जाता है। दिया गया हाइड्रोकार्बन, ये सब दिया गया है हाइड्रोकार्बन, इसमें संलग्न अभिक्रिया क्या होती है? देखिए C2H2 है और ये C3H6 है, इसमें संलग्न अभिक्रिया होगी क्योंकि ये दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आपको मैं बता देता हूँ संतृप्त और असंतृप्त क्या होता है, आराम से समझिएगा। देखिए, जिसमें कार्बन के दुगना से दो ज़्यादा या दो कम या दुगना कार्बन हो तो असंतृप्त होता है। देख लीजिए, जैसे C2H4 तो ये क्या हो जाएगा, असंतृप्त। अगर C3 लेंगे तो 3 दूना 6, 2 घटा देंगे तो 4, या दुगना होना चाहिए या दुगना से 2 कम होना चाहिए तो उसको असंतृप्त बोलते हैं। और आसान भाषा में आप जान लीजिए, एल्कीन और एल्काइन जो होता है, एल्कीन और एल्काइन ये असंतृप्त होता है, यानी एल्कीन और एल्काइन ये दोनों असंतृप्त होता है, जबकि एल्केन जो होता है वो संतृप्त होता है। क्लियर? अब यहाँ देखिए अगला प्रश्न क्या है, ये जो दोनों होता है असंतृप्त होता है तथा इसमें द्विबंधन और त्रिबंधन होता है। एकल बंधन संतृप्त होता है, द्विबंधन और त्रिबंधन जो होता है वो असंतृप्त होता है। आगे समझिए संतृप्त और असंतृप्त के बीच अंतर, तो आराम से आप और अच्छे से समझ में आ जाएगा संतृप्त और असंतृप्त क्या होता है। देखिए यहाँ, ये अत्यधिक अस्थायी और कम क्रियाशील होता है। कौन? संतृप्त वाला। ये अस्थायी अथवा अधिक क्रियाशील होता है। दूसरा, ये प्रतिस्थापन यौगिक बनाता है, ये शीघ्र ही योगशील यौगिक बना लेता है। अगला है क्षारीय KMnO4 विलयन के प्रति उदासीन होता है,
जबकि ये क्षारीय KMnO4 विलयन के प्रति रंगहीन होता है। ये ब्रोमीन जल का रंग नहीं उड़ाते हैं, ये ब्रोमीन जल का रंग उड़ा देते हैं। ये ओजोन के साथ अभिक्रिया करके ओजोनाइड नहीं बनाते और ये ओजोन के साथ अभिक्रिया करके ओजोनाइड बनाते हैं। तो इतना अंतर काफ़ी है। अगला क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, साबुन की सफाई प्रक्रिया क्रिया विधि से समझाइए। मतलब साबुन जो हुआ वो कैसे कपड़े की सफाई करता है, आइए समझते हैं। साबुन की सफाई प्रक्रिया, साबुन का अणु 2 भागों का बना होता है, ऊपर में भी आपको बता दिया गया। साबुन के एक अणु का भाग में लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है जो आयनिक होती है, तथा साबुन के अणु का जो दूसरा छोटा हाइड्रोक्सिल समूह होता है, कार्बोक्सिल समूह होता है, जो आयनिक होता है। साबुन के अणु को चित्र 4.3 में दर्शाया गया। इसमें टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से हाइड्रोकार्बन, यहाँ देख लीजिए और अच्छे से, यही रेखा के बारे में निरूपित करती है, जबकि काला गोली आयनिक समूह जो होता है वो निरूपित करता है। यहाँ पे देखिए इस तरीके की जो संरचना दिख रही है वो अलग है और ये अलग है, तो इसके बारे में जान लीजिए ये क्या है। तो साबुन के अणु की लंबी हाइड्रोकार्बन वाली श्रृंखला जो धूल तथा चिकनाई जैसे मैले कणों से जुड़ी हुई होती है, और ये वाला जो देख रहे हैं काला वाला धब्बा जैसा, ये साबुन के अणु का छोटा आयनिक भाग है जो जल की ओर आकर्षित करता है। तो इस प्रकार इसके कुछ क्वेश्चन को हमने देखा और आप लोगों ने अच्छे से देख लिया। चलिए इसका अगर नोट बनाना चाहते हैं तो इसके लिए मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ, अच्छे से देख लीजिए। जहाँ से लिखना होगा लिख लीजिएगा। ये बहुत अच्छा से इसका आंसर दिया गया। वैसे कोई आंसर आपको और अच्छा लगे तो आप उस आंसर को भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको कई बार स्क्रॉल करके बता दिया गया, समझा भी किया गया। बाकी और सब चीज़ें आपको क्लास में भी समझा दी जाएगी, टेंशन की बात नहीं है। आराम से अच्छे से तैयारी करिए, खूब मन लगा करके पढ़िए, और क्या कहेंगे, इससे आपका भविष्य अच्छा होगा। आने वाला समय आपके लिए होगा, आप जो चाहेंगे वो हासिल कर सकते हैं। अभी आपकी शुरुआत है, 10th क्लास बेहतरीन ढंग से आदमी को गुजारना चाहिए। चलिए, तो उम्मीद है आप लोगों को स्क्रॉल करके भी दिखा दिया।